पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने वाले विरोधी नेता उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत हो गई और मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। उस्मान हादी की मौत को लेकर बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई है। 5 अगस्त 2024 सोमवार दोपहर 2:25 पर 15 साल तक सत्ता में रहने वाली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अचानक इस्तीफा दे देती हैं। सड़क पर उतरे लाखों प्रदर्शनकारी उनके आवास को घेर लेते हैं और वे हेलीकॉप्टर से अपनी बहन शेख रेहाना संग भारत भाग जाती हैं। 15 साल की सत्ता इस तरह उखड़ जाती है। In breaking news, former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has arrived in India. She landed at the Hindan Air Force Base near Delhi after resigning from her position. This ended hours of speculation about her whereabouts, which had ranged from इस जुलाई क्रांति में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, जिनमें 27 पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। लेकिन क्रांति के हीरो कहे जाने वाले शरीफ उस्मान हादी, जिन्होंने शेख हसीना के 15 साल की सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया था, वे ठीक 15 महीने बाद 12 दिसंबर 2025 को गोली मारकर उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है। Bangladesh is on edge tonight. Violent protests have erupted across several cities following the death of youth leader Sharif Usman Hadi. उनकी हत्या उस वक्त होती है जब वे ढाका में चुनावी कैंपेन कर रहे थे और कुछ हमलावर आते हैं, उनकी कनपट्टी पर गोली मारते हैं और वे ठीक 1 हफ्ते बाद उनकी मौत हो जाती है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता गिरने के बाद हिंदू निशाने पर आ जाते हैं। साल 2024 से 2025 के बीच 23 हिंदू को बड़ी बेरहमी से मारा गया। 152 मंदिर तोड़कर जला दिए गए। 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच 210 से ज्यादा अल्पसंख्यक हिंसा की घटनाएं देखने को मिली, जिनमें 70 मंदिरों को टारगेट किया गया। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार 330 दिनों में कुल 2442 अल्पसंख्यकों पर हमला किया गया, जिनमें मंदिर भी शामिल थे। अब इस साल 2025 दिसंबर में एक ऐसे हिंसक बर्बरता की घटना देखने को मिली जिससे पूरी दुनिया कांप उठी। 2025 के इस दिसंबर में ढाका के सावार इलाके में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उन्हें जमाती इस्लामी उग्रवादियों ने ईशा निंदा का झूठा आरोप लगा करके उन्हें फैक्ट्री से खींचकर बड़ी बेरहमी से उनको पीट कर पहले मारा गया और फिर उन्हें पेड़ से लटका करके उन्हें जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना के पतन के बाद 23 हिंदुओं को इसी तरह बड़ी बेरहमी और क्रूरता के साथ कुछ के घर जला दिए गए, कुछ को पीट कर मार डाला गया और इनमें से कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया। ऐसी कई घटनाएं बांग्लादेश में देखने को मिली जो सार्वजनिक रूप से बाहर तो आई, लेकिन कुछ घटनाएं बांग्लादेश की किताबों में छिप कर रह गई। वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू पूरी तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ठीक इस बर्बरता की घटना के बाद जिस मीडिया ने इस पूरी खबर को कवरेज किया था, बांग्लादेश की द डेली स्टार और प्रथम आलो, इन दोनों मीडिया हाउस को निशाना बनाया गया और जलाकर राख कर दिया गया। इनमें कुल 28 पत्रकार जिंदा जलने से बच गए, लेकिन प्रेस की आजादी पूरी तरीके से मर चुकी है बांग्लादेश में। हिंदू नरसंहार के बाद अब पत्रकार निशाने पर है। आखिर बांग्लादेश कहाँ जा रहा है? और जिस बांग्लादेश में साल 1971 के बाद हिंदुओं की आबादी 22% थी, आज वो गिरकर 8% पर कैसे आ गई? आखिर शेख हसीना का पतन कैसे हुआ और बांग्लादेश छोड़कर शेख हसीना को भागने की नौबत कैसे आ गई? इसके अलावा शरीफ उस्मान हादी की मौत क्या एक साजिश के तहत की गई थी? क्या इसके मौत के पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ था? इन सभी घटनाओं को समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा, क्या सिर्फ आरक्षण ही वजह था या फिर इसी बहाने सत्ता को घेरने की तैयारी थी? आखिर जब शेख हसीना का पतन हुआ, नई अंतरिम सरकार बनी, इसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश में फिर से हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई? 1000 मौतों के बाद भी अब भी हिंदू निशाने पर क्यों है? इस पूरी कहानी को समझते हैं। इसके अलावा क्या बांग्लादेश 1971 के कर्ज को पूरी तरीके से भुला दिया है? तो चलिए गाइस, इस पूरी कहानी और घटना को शुरू से समझते हैं। 1971, a new nation is born. How a cry of anguish made India help set a nation free. How a mighty set of heroes achieved India's greatest military victory. असल में साल 1947 में आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था और यह पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिमी पाकिस्तान में लोग उर्दू बोलते थे और वहीं पूर्वी पाकिस्तान में मुख्य भाषा बंगाली थी। बांग्ला माखे मुक्त करते पारे, से जाति देखाते पारे।
और इसी को देखते हुए मार्च साल 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि उर्दू ही पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा होगी और यहीं से तनाव और संघर्ष की पहली बीज बोती गई, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों की भाषा, संस्कृति और पहचान एक दूसरे से काफी अलग होती थी। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, यहाँ लोग बंगाली बोलते थे, लेकिन सत्ता और पैसा इस्लामाबाद और रावलपिंडी से चलती थी। इसके बाद साल 1952 में भाषा आंदोलन चला, जब बंगाली भाषा को दबाने की कोशिश की गई, जिनमें कई छात्रों को गोलियां लगी और लाशें पर लाशें गिरती रही। और तब यहीं से बीज पड़ गया था बगावत का, आजादी का। और इसके बाद साल 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, लेकिन सत्ता उन्हें नहीं दी गई। और यहीं से पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोग बगावत कर दिए। इसके बाद 25 मार्च साल 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। इसमें शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और हवाई जहाज से पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया। और इसके बाद ही ढाका और पूरे पूर्वी बंगाल में लाखों सैनिकों को तैनात किया गया और वहां पर लाखों लोगों को मार दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत पाक सेना व रजाकारों ने 3 लाख से 30 लाख बंगालियों की हत्या की, 2 से 4 लाख महिलाओं का बलात्कार किया, जिनमें लड़कियां, महिलाएं भी शामिल थी। ढाका में बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया गया और इस दिन को बांग्लादेश का नरसंहार कहा गया। इन सभी हत्याओं ने लाखों बंगालियों को भारत भागने पर मजबूर कर दिया गया और साल 1971 मई तक भारत में 15 लाख से ज्यादा शरणार्थी भारत भाग कर आ गए थे और दिसंबर साल 1971 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। उस टाइम में भारत ने 7 राज्यों में 825 शरणार्थी कैंप बनाए थे। इनमें 19 सेंट्रल कैंप ऐसे थे जिनमें हर एक कैंप में 50,000 से ज्यादा शरणार्थी रुक सकते थे। और इस पूरी व्यवस्था को करने में भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा असर पड़ा था। उस टाइम भारत ने 500 करोड़ से ज्यादा खर्च किया था। इसके बाद भारत ने शेख मुजीब के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन कर दिया। बांग्लादेश की अस्थायी सरकार कोलकाता में बनाई गई। मुक्ति वाहिनी नामक संगठन ने इस पूरे स्वतंत्रता का संघर्ष किया था। इस समर्थन और पहले की दुश्मनी को लेकर के 3 दिसंबर साल 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। इसके बाद भारत को भी इस जंग में पूरी तरीके से उतरना पड़ा। इसके बाद 4 दिसंबर साल 1971 को भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरीके से मात खानी पड़ी। और यह हमला 3 दिसंबर की रात में पाकिस्तान के हमलों का जवाब था। और इसके बाद ठीक 14 दिन बाद पाकिस्तान भारत से बुरी तरीके से मात खाने के बाद 16 दिसंबर साल 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया। इस पूरे संघर्ष के बाद 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, जिसके पहले प्रधानमंत्री बने शेख मुजीब उर रहमान। इस पूरे स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर के बांग्लादेश की आजादी तक शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग लीड कर रही थी। साल 1972 से लेकर के 1975 तक वे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे। इसके बाद साल 1972 में देश आजाद ही हुआ था कि शेख मुजीबुर रहमान ने सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम लागू कर दिया। मकसद उनका साफ था कि साल 1971 की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के परिवारों को सम्मान दिया जाए, समाज के कमजोर वर्गों को मौका मिले। और इस सोच के साथ उन्होंने कोटा सिस्टम लागू कर दिया। और यही कोटा सिस्टम साल 2024 में बांग्लादेश के पतन का कारण बनने वाला था। असल में इस कोटा सिस्टम के तहत मुक्ति योद्धा परिवार को 30%, महिलाओं को 10%, जिला कोटा को 10%, अल्पसंख्यक 5% और विकलांग को 1% आरक्षण दिया गया, जो कि कुल आरक्षण 56% तक पहुंच जाता है और मेरिट के आधार पर सिर्फ 44% ही बचता है। और दोस्तों यहीं से असंतोष पैदा हुआ था। इसके बाद साल 1975 में बांग्लादेश का हालात पूरी तरीके से बदल चुका था। देश तो आजाद हो गया था, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी। देश में भूखमरी जैसे हालात आ गए थे, क्योंकि बांग्लादेश में 1975 के ठीक 1 साल पहले साल 1974 में भोला चक्रवात और अकाल से भूखमरी फैल गई, जिसमें लाखों लोग मारे गए और हजारों लोग भूखमरी के कारण मारे गए। और इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि साल 1975 में मुजीब ने एक बड़ा फैसला ले लिया, जिनमें सभी पार्टियां खत्म हो गई। एक पार्टी का शासन हो गया और उसका नाम दिया गया बक्साल। सेना के एक हिस्से को लगा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और सत्ता परिवार के हाथ में जा रही है। और यहीं से शेख मुजीबुर रहमान की मौत की साजिश रची गई। और 15 अगस्त साल 1975 की सुबह ढाका में धानमंडी स्थित प्रधानमंत्री आवास पर
अचानक हमला हो गया। ये हमला तख्तापलट के लिए सेना की बागी टुकड़ी ने किया था। शेख मुजीब और उनके परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त गनीमत ये रही कि शेख मुजीबुर रहमान की 2 बेटियां वहां पर नहीं थी। यहाँ तक कि सैनिकों ने उनके 10 साल के बेटे को नहीं छोड़ा और बड़ी बेरहम तरीके से गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और उनकी छोटी बहन रेहाना जर्मनी में थी। साल 1975 से 1981 तक वे भारत और जर्मनी में रही थी और बांग्लादेश के तत्कालीन सैन्य सत्यासीन शासन ने उन्हें वापस आने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। भारत में रहते हुए शेख हसीना सिर्फ छिप नहीं रही थी, बल्कि वे सही समय का इंतजार कर रही थी कि बांग्लादेश में कम से कम राजनीतिक जमीन तैयार हो और आवामी लीग उन्हें औपचारिक रूप से नेता चुन ले। और फाइनली 6 साल के सन्नाटे और डर के बाद बांग्लादेश की राजनीति ने करवट ले ली। साल 1981 की शुरुआत में आवामी लीग को एक नेता चाहिए था, एक ऐसा नाम जो पूरे देश को जोड़ सके, और इसी को देखते हुए आवामी लीग ने शेख हसीना को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया और यह फैसला बांग्लादेश के बाहर लिया गया था। इसके बाद 17 मई साल 1981 को भारतीय एयरलाइंस की एक फ्लाइट नई दिल्ली से ढाका के कुमरीतोला एयरपोर्ट पर उतरी और उस फ्लाइट में 6 साल से निर्वासन शेख हसीना बांग्लादेश में फिर से वापसी करती हैं। जैसे ही विमान ने रनवे को छुआ, लगभग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोग हर तरफ एयरपोर्ट और उसके रास्तों को जमा देते हैं। भीड़ में जुनून था, खुशी थी, उम्मीद थी और देश एक नई शुरुआत की चाह में लोगों के अंदर उत्साह भर दिया था। उस समय यह सिर्फ स्वागत नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि मुजीब को मारा जा सकता था, लेकिन उसकी विचारधारा को मारा नहीं जा सकता। इसके अलावा शेख हसीना ने 15 लाख लोगों के सामने कहा कि मैं सत्ता के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए लौटी हूँ। फिर साल 1981 के बाद वो देश में रही आवामी लीग को फिर से संगठित किया, मजबूत किया। कई बार भी गिरफ्तार भी हुई, कई बार घर में नजरबंद किया गया, फिर भी उन्होंने देश नहीं छोड़ा। लगातार उन्होंने संघर्ष किया। इसके बाद साल 2009 में बांग्लादेश में चुनाव होता है और वो बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती हैं और वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं। साल 2009 से 2024 तक शेख हसीना लगातार बांग्लादेश में 15 सालों तक सत्ता में रही। लेकिन ये साल 2024 उनके लिए एक काल बनकर आया था, तख्तापलट और उनके पतन का कारण बनने वाला था। असल में शेख हसीना के तख्तापलट का कारण साल 2018 की एक घटना से हुआ था। हुआ यूं कि साल 2018 में देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और छात्रों ने इस आंदोलन के पीछे की वजह बताई कि 56% का कोटा हमारी मेहनत और मेरिट को दबा रहा है, कोटा गलत तरीके से उपयोग हो रहा है। और यही आवाज सबसे पहले ढाका यूनिवर्सिटी के शाहबाग क्षेत्र से उठी। फरवरी से जुलाई 2018 तक छात्र विश्वविद्यालय कैंपस में बैटल ऑफ डिमांड के साथ बैठ गए और मार्च और अप्रैल तक प्रदर्शन कैंपस से बाहर निकलकर शहरों, गाँवों और चौराहों और सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच गया और उनका नारा था कोटा रिफॉर्म मूवमेंट। छात्रों का साफ कहना था कि कोटा संशोधित होना चाहिए, न कि एब्लिश। कई छात्रों ने तो ये भी कहा कि वो चाह रहे थे कि कोटा कम से कम किया जाए। 56% थे, अगर आप 10-20% कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 56% कर देने से एक तरफा फैसला हो जा रहा है। उस समय ये आंदोलन इतना बड़ा होता जा रहा था कि सरकार को पूरे सिस्टम को हटाने का फैसला कर लिया और 3 अक्टूबर साल 2018 को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संसद में कहा कि अब हमारे पास कोटा सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है, नौकरियों के लिए सिर्फ मेरिट ही चलेगा। और इस बयान के बाद कोटा सिस्टम कम से कम 9वीं से 13वीं ग्रेड यानी सिविल सेवा की ऊंची नौकरियों के लिए पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और इस तरह 46 साल पुराने कोटा सिस्टम को बांग्लादेश सरकार ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। यह फैसला छात्रों की बड़ी आंदोलन के दबाव में किया गया था। उस समय कई एक्सपर्ट का ये कहना था कि ये निर्णय बहुत जल्दी लिया गया था और कोटा की जरूरत और उद्देश्य पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार इस पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर गई। कुछ छात्रों ने खुशी जताई, लेकिन उस फैसले से कई समूह, खासकर स्वतंत्रता सेनानी परिवार, महिलाएं, पिछड़े इलाकों के लोगों के समर्थक इस फैसले के खिलाफ हो गए और काफी ज्यादा नाखुश हो गए। और तब कुछ लोगों ने इसे बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती देने का फैसला कर लिया और तब इसके बाद ओहिदुल इस्लाम एंड अदर वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश एंड अदर नाम से एक रिट पिटीशन फाइल की गई और पिटीशन नंबर था 6063 ऑफ 2021 जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस याचिका में कोटा प्रणाली को बरकरार रखने और खासकर स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों
बच्चों और पोतों के कोटा को पुनः लागू करने की मांग की गई थी। इस पटिशन में दलील साफ थी दोस्तों, साल 2018 में कोटा खत्म करना असंवैधानिक है और हमें हमारा हक चाहिए। इसके बाद 5 जून साल 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आ गया और कहा गया कि साल 2018 में सरकारी नौकरियों से कोटा हटाने वाला सर्कुलर अवैध है और कोटा वापस लागू होना चाहिए। और तब इसी फैसले ने कोटा आंदोलन को फिर से हवा दे दी। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट डिवीजन में अपील दर्ज की ताकि हाई कोर्ट का फैसला रद्द हो। इसके बाद 21 जुलाई साल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदलते हुए 93% मेरिट प्लस 7% कोटा का एक नया फॉर्मूला दे दिया। कोर्ट का यह फैसला सरकार की कमजोरी बना और विपक्ष के लिए हथियार बन गया। और इसके बाद पहली बार आवाज उठी ढाका यूनिवर्सिटी कैंप से। धीरे धीरे यह फैल गया जहांगीरनगर, राजशाही और चिट्टगांव में। और कुछ ही दिनों में यह आंदोलन पूरे बांग्लादेश में क्रांति बन गया। और तब पूरे दुनिया में यह चर्चा होने लगी कि क्या ये सिर्फ कोटा का मुद्दा था या फिर सरकार को गिराने का बहाना है। क्या छात्रों की लड़ाई को राजनीतिक आग में झोंका जा रहा है। और इसी आग में एक नाम उछल कर आया, शरीफ उस्मान हादी। असल में जब हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम बहाल किया तब हादी उन आवाजों में से एक था जो सबसे आगे खड़ी दिखी। उसके भाषणों में गुस्सा था, आक्रोश था और सिस्टम के खिलाफ खुली चुनौती था। लेकिन सवाल यह है कि क्या आंदोलन यहीं तक सीमित था। शरीफ उस्मान हादी पर आरोप लगता है कि उसने भारत विरोधी और कट्टर विचारधारा से जुड़ी भाषा का इस्तेमाल किया। कुछ पोस्ट में, कुछ फेसबुक में, कोई यूट्यूब में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया में उसके चर्चे होने लगे। बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात और साल 1971 के नैरेटिव को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश किया था। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सभी मामलों में नहीं हो सकती, लेकिन इन्हीं पोस्टों ने हादी को एक विवादित चेहरा बना दिया था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, सड़कों पर सिर्फ छात्र नहीं थे बल्कि पूरे सड़कों पर हिंसा फैल गई थी, मीडिया दफ्तर जल गए थे और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें आनी शुरू होने लगी। और फिर ये हिंसा सत्ता परिवर्तन के करीब पहुंच गई। असल में उस समय जानबूझकर इस पूरे आंदोलन को हिंसा के आग में झोंका गया था। और वहीं शेख हसीना से एक चूक भी हो गई थी। जब बांग्लादेश हाईकोर्ट का फैसला आया था तो शेख हसीना से चूक ये हो गई कि उन्होंने इसका समर्थन कर दिया और विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सख्ती शुरू कर दी। और इसी बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे हिंसा और भड़क गई। उन्होंने कहा कि आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों के वंशजों को दिया जाना चाहिए। इस पर आंदोलनकारी छात्र पूरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने रजाकार शब्द को ही सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया, जबकि यह शब्द बांग्लादेशी समाज में बहुत अपमान सूचक शब्द था, जिसके बाद विरोधियों को मौका मिल गया। और इसीलिए आंदोलनकारी छात्र पूरी तरीके से शेख हसीना पर भड़क गए और विरोधियों ने इस पर निशाना बनाना शुरू कर दिया और इस आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने शेख हसीना की ओर से दिए गए रजाकार के संदर्भ को लेकर उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। आंदोलनकारी अब नारे लगाने लगे, तुई के, अमी के, रजाकार, रजाकार की बोल छे। हालांकि रियलिटी ये थी कि शेख हसीना ने छात्रों को रजाकार नहीं कहा था, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना रजाकारों से करके व्यंग के जरिए अपनी बात न्याय संगत साबित करने की कोशिश की थी। और तब उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारियों के लिए रजाकार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा उन्होंने खुद बताया और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश भी की। लेकिन खालिदा जिया की पार्टी सहित पाकिस्तान ने भी कट्टरपंथियों के जरिए इस आंदोलन को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे करीब 300 लोगों की इस आंदोलन में मौत हो गई। और तब इसके बाद सेना ने भी शेख हसीना से हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया और आर्मी चीफ ने कहा कि अब सेना द्वारा आगे कोई भी गोलीबारी नहीं की जाएगी और यदि सत्ता का परिवर्तन गैर लोकतांत्रिक तरीके से हुआ तो बांग्लादेश केन्या जैसा बन जाएगा। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पीएम हसीना को खूब समझाने की कोशिश की कि ज्यादा बल प्रयोग इसका समाधान नहीं है और अधिकारियों ने दूसरे कमरे में शेख हसीना की बहन रेहाना से बात की और उनसे प्रधानमंत्री को पद छोड़ने के लिए मनाने को आग्रह किया। रेहाना ने भी हसीना से बात की, लेकिन इससे कोई बात नहीं बनी और कोई मदद भी नहीं मिली। अंत में शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने हस्तक्षेप किया। अमेरिका में रहने वाले जॉय ने अपनी मां से बात की और उन्हें पद छोड़ने के लिए मनाने में कामयाब हो गए। इसी बीच प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और खुफिया सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास गढ़ भवन पर कभी भी हमला किया जा सकता था।
शेख हसीना को अपना सामान समेटने के लिए, साथ ही देश से बाहर निकलने के लिए बांग्लादेश की सेना ने 15 मिनट का समय दे दिया। इसके बाद उस समय शेख हसीना देश के लोगों को अपना आखिरी संदेश देना चाहती थी। वह देश को संबोधित करना चाहती थी, एक आखिरी भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उनके पास इतना भी समय नहीं था। अगर वो कुछ देर और रुकती तो उनकी बहन संग उनकी भी जान जा सकती थी। और इसके बाद 5 अगस्त साल 2024 को अपनी बहन रेहाना के साथ वह घर से बाहर निकली। बांग्लादेश के राष्ट्रपति आधिकारिक निवास बग भवन में कुछ देर रुकी, जहां उन्होंने इस्तीफे की औपचारिकताएं पूरी की और दोपहर करीब 2:24 पर शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ सैन्य विमान से उड़ान भरी और भारत के लिए रवाना हो जाती हैं। और इस तरह शेख हसीना की 15 साल की सत्ता का अंत हो गया। In breaking news, former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has arrived in India. She landed at the Hindan Air Force Base near Delhi after resigning from her position. इसके बाद 6 अगस्त साल 2024 को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संविधान के प्रावधानों के तहत संसद को भंग कर दिया ताकि एक अंतरिम प्रशासन बनाया जा सके। और फिर इसके बाद 8 अगस्त साल 2024 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को शाम के लगभग 9:20 पर राष्ट्रपति भवन बांगा भवन ढाका में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के रूप में शपथ दिला दी गई। 5 अगस्त साल 2024 के बाद जब मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार आई तो देश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हिंसा के कई मामले दर्ज होने लगे। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। लगातार हिंदुओं पर हिंसा की घटनाएं होने लगी। हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया गया, उनके घरों को टारगेट किया गया, उन्हें जिंदा जला दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया, उनके घरों के साथ साथ उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। और ये सब मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार जब आई, इसके बाद ये सारी घटनाएं देखने को मिली। मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों को खुला छूट दे दिया। बजाय इसको रोकने के उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद लगभग 2442 हिंसक घटनाएं दर्ज की गई। इनमें मारपीट, हत्या, बलात्कार, मंदिरों को लूटा गया, घरों को जलाया गया, घरों को तोड़फोड़ किया गया, आगजनी की गई। और ये सब 4 से 20 अगस्त के बीच हुआ। इसके अलावा 26 से 27 जुलाई साल 2025 को गंगाचरा रांगपुर में लगभग 15 से 20 हिंदू घरों पर हमला किया गया, लूटपाट की गई और उनके घरों को जला दिया गया और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई। बांग्लादेश में मानव अधिकार समूहों के अनुसार कुल 330 दिनों में 2400 प्लस घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें हत्या, हमला, मंदिरों पर हमला और घरों की लूटपाट, तोड़फोड़ और घरों को जलाया गया, जिसमें विशेष रूप से अगस्त 2024 के शुरुआती हफ्तों में और 2025 के बीच ये पूरी हिंसक घटनाएं देखने को मिली। लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया गया, उन्हें जिंदा जलाया गया। और यही कारण था बांग्लादेश में साल 1971 के बाद जिस हिंदुओं की आबादी 22% थी, आज गिरकर 8% पहुंच गई है। और इस जमाते इस्लामी की कट्टरता को 18 दिसंबर साल 2025 रात 9 बजे पूरी दुनिया ने देख लिया, जब भीड़ ने दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मारा और बाद में उन्हें जिंदा पेड़ से बांधकर आग लगा दिया गया। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और कट्टरता का पूरी तरीके से उदय हो चुका है। दीपू चंद्र दास कोई नेता नहीं था, बल्कि वो एक गरीब मजदूर था, जिसे सिर्फ अफवाहों के आधार पर उसे जिंदा जला दिया गया था। और अफवाह सिर्फ इस बात की फैली थी कि उसने सिर्फ इतना कहा था कि ईश्वर एक है, लेकिन उनके तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग है। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी भीड़ ने उसे फैक्ट्री से खींच करके उसे पीट पीट कर पहले अधमरा किया गया और जब वो पूरी तरीके से अधमरा हो गया तो उस पर केरोसिन तेल डाल करके पहले पेड़ से लटकाया गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। और ये पूरी हिंसक घटनाएं उस वक्त हुई थी जब बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की मौत हुई थी। ये वही शरीफ उस्मान हादी है जिसने शेख हसीना के सत्ता को उखाड़ फेंका था। इसके अलावा शरीफ उस्मान हादी लगातार भारत विरोधी नारे लगाता था। इसने हाल ही में बांग्लादेश का एक विवादित नक्शा जारी कर दिया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्से को बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया था और इससे भारत और बांग्लादेश के बीच काफी ज्यादा तनाव हो गया था। इसने भारत की संप्रभुता को चैलेंज देने वाला चित्रण किया था और इसके अलावा भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच को ये काफी ज्यादा प्रमोट करता था। कश्मीर, एनआरसी, सीएए जैसे मुद्दों पर भड़काऊ बयान जारी करता था, भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करता था। शरीफ उस्मान हादी की मौत उस वक्त हुई जब बांग्लादेश में ये रैली कर रहा था और उसी वक्त कुछ हमलावर आते हैं, इनके कनपट्टी पर गोली मारते हैं और फिर इन्हें सिंगापुर भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है।
इसके बाद से ही पूरे बांग्लादेश में फिर से हिंसा की घटनाएं देखने को मिलती हैं और इनके मौत के पीछे कई लोगों का हाथ बताया जा रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मोहम्मद यूनुस का हाथ था, और ऐसा इसलिए क्योंकि फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव था और शरीफ उस्मान हादी वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था और वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और उनको लगा कि शरीफ उस्मान हादी एक बड़े नेता के रूप में उभर जाएंगे और शायद यही कारण रहा होगा कि उनको गोली मार करके हत्या कर दिया गया। कुछ लोगों का आरोप पाकिस्तान पर भी जाता है और बांग्लादेश के कुछ लोग भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने उनकी मौत की साजिश रची थी। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दिसंबर 2025 से लेकर के आज 10 जनवरी 2026 तक इन सभी हिंसक घटनाओं में सबसे ज्यादा टारगेट हिंदुओं को बनाया गया, जिनमें दीपू चंद्रदास के बाद एक हिंदू को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और बड़ी बेरहमी से उसको मार डाला गया। इसके अलावा एक हिंदू पत्रकार को गोली मार दी गई। इसके अलावा बांग्लादेश में एक 40 वर्षीय विधवा महिला जो एक हिंदू थी, उनको पेड़ से बांध करके उनका गैंगरेप किया गया और फिर उनके बाल काट दिए गए। अब तक दिसंबर 2025 से लेकर के 10 जनवरी 2026 तक 51 हिंसक घटनाएं दर्ज की गई हैं। सोचिए बांग्लादेश में क्या स्थिति होगी। हिंदू अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जा रहा है और मोहम्मद यूनुस की सरकार बुरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है और कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है। जब बांग्लादेश में आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है, तो क्या इसके बाद खामोशी अपराध नहीं बन जाती? अगर गरीब मजदूर सिर्फ अफवाह के आधार पर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है तो फिर इंसाफ किसके लिए है, अदालत किसके लिए है? इसके अलावा बांग्लादेश पर भारत सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। मैं अपना काम कर चुका हूँ, सवाल आपके सामने रख दिए हैं, अब जिम्मेदारी आपकी है। सोचिए, बोलिए और इंसानियत के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि उन हिंदू भाई बहनों को क्या करना चाहिए। और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।